आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस नर्सिंग क्लासेस पे। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सेशन लेने वाले हैं जो कि आने वाले आपके KGMU, SGPGI, RRB, नोटसेट 10 के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज हम इस सेशन की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट्स who come to emergency department and determining the management priorities called। एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपको ये पूछा है कि कौन सी प्रायोरिटी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है इमरजेंसी में, कौन से पेशेंट को पहले कौन से पेशेंट को बाद में देते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है मायरेज, ऑप्शन बी है ट्राइएज, ऑप्शन सी है लेवेज, ऑप्शन डी है कॉलेज। तो आपको पता होगा कि कौन सी क्राइटेरिया के आधार पर, कौन से सिस्टम के आधार पर हम इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि ट्राइएज एक सिस्टम होता है जो कि इमरजेंसी में यूज़ लिया जाता है। बात करें मीनिंग ऑफ ट्राइएज की, इम्पोर्टेंट है ट्राइएज, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़े। ट्राइएज अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू सॉर्ट आउट द कंडीशन, मतलब कि जो भी कंडीशन है उसको सॉल्व करना। और भी देखें तो टू प्रायोरिटी देना, किसी भी सिस्टम को प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना, या फिर टू कैटेगराइज, जो भी कोई आपका प्रॉब्लम है, जो समस्या है, आपको उसको कैटेगरी में डिवाइड करना, उस कैटेगरी के अनुसार उस समस्या का हल करना। तो ट्राइज का मीनिंग होता है टू सॉर्ट आउट कंडीशन, या फिर टू प्रायोरिटी, या फिर टू कैटेगराइज, कैटेगरी में डिवाइड करना आपकी समस्या को। नेक्स्ट अपन इसमें ट्राइज में ही बात करें तो डिजास्टर में जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसके आधार पे दी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ ट्राइएज इन डिजास्टर के कंडीशन में किस आधार पे प्रायोरिटी देनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइवहुड, मतलब कोई पेशेंट है वो उसके ज़िंदगी जीने की कितनी अभी तक क्षमता है, उसके आधार पे हम उसको प्रायोरिटी में देते हैं, ना कि सीवियरिटी ऑफ विक्टिम। जो भी कोई पेशेंट है उसकी सीवियरिटी के आधार पे हम उसको प्रायोरिटी ना देकर, जो भी कोई पेशेंट है उसको उसकी ज़िंदगी कितनी अभी तक जी सकता है, उसकी सर्वाइवल टाइम कितना हो सकता है, उसके आधार पर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। एक तो बच्चा है और एक 90 साल का अगर वृद्ध आदमी है तो हम वहाँ प्रायोरिटी देंगे एक बच्चे को, क्योंकि अभी तक बच्चे की उम्र चालू हुई है, वो भी लंबे टाइम तक अपनी ज़िंदगी उसको जीना है। लेकिन जो 90 ईयर्स का व्यक्ति है वो अपनी लास्ट स्टेज में है। सिस्टम ये है कि ज़िंदगी सबकी बताना है, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार बात करें तो सबसे पहले हम बच्चे को प्रायोरिटी में रखेंगे। तो ये है यहाँ का इसका मतलब। और बात करें प्रिंसिपल की, अगर आपसे पूछिए प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज, अगर आपसे पूछिए प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइएज आपको बताना है सेव मोर लाइफ इन मिनिमम टाइम विथ अवेलेबल रिसोर्सेज।
जो भी आपके पास संसाधन है उन संसाधनों की मदद से कम टाइम में जिंदगियों को, लाइफ को सेव करना प्रिंसिपल होता है ट्राइज का। मतलब जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी आपके पास सोर्सेज है, उन्हीं सोर्सेज का उपयोग करते हुए कम से कम टाइम में जितनी हम लाइफ को सेव करते हैं, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्राइज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है कलर कोडिंग। इंपॉर्टेंट है ये कलर कोड ऑफ ट्राइज, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 4 कलर कोड होते हैं। सबसे पहली बात तो कितने कलर कोड होते हैं? 4। सबसे पहला कलर रेड। अब ध्यान रखना है कि रेड कलर में हम किनको रखते हैं? हाईएस्ट प्रायोरिटी। रेड कलर का मतलब है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रेड कलर वालों को देना है। नेक्स्ट, मतलब जिनको भी रेड कलर कोड दिया गया है उनमें सर्जिकल या फिर मेडिकल जो भी कंडीशन है फिर रिसक्सिटेशन कंडीशन है, वो इमीडिएटली आपको प्रोवाइड करानी है विद इन 6 आवर। आपको 6 घंटे के अंदर अंदर उसको जो भी सर्जिकल मेडिकल जो भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है प्रोवाइड करानी है। रिक्वायर मेडिकल, सर्जिकल या फिर रिसक्सिटेशन। केयर विद इन 6 आवर। रेड कलर कोड वाले पेशेंट को आपको 6 घंटे के अंदर उसको केयर प्रोवाइड करानी होती है, वो चाहे सर्जिकल केयर हो, चाहे मेडिकल केयर हो, चाहे रिसक्सिटेटिव केयर हो। तो आपको रेड कलर कोडिंग वाले को 6 घंटे के अंदर अंदर आपको केयर प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो आता है वो आता है येलो। नेक्स्ट आता है येलो कोड। येलो कोड की बात करें तो येलो कोड में होता है हाई प्रायोरिटी। क्या होती है? हाई प्रायोरिटी, जबकि रेड में थी हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें बात करें अगर कोई पेशेंट है उसको मेडिकल या फिर रिसक्सिटेटिव कंडीशन है, वो आप 24 आवर के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो, मतलब डिले कर सकते हो उसकी केयर को। लेकिन जो रेड कलर वाला है उसको डिले नहीं कर सकते आप, विद इन 6 आवर आपको उसको केयर प्रोवाइड करानी ही होती है, इमीडिएट केयर चाहिए होती है उसको। रिक्वायर मेडिकल एंड रिसक्सिटेटिव केयर विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको केयर प्रोवाइड करानी होती है येलो कलर कोडेड वाले पेशेंट में। तो ये हमने देखा 2 कोड, रेड एंड येलो। नेक्स्ट कोड आता है आपके ग्रीन कोड। कौन सा? ग्रीन कोड। ग्रीन कोड, रेड येलो ग्रीन। बात करें ग्रीन कोड जो होता है वो एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए दिया जाता है, मतलब ऐसा पेशेंट जो चल सकता है, घूम सकता है इधर से इधर, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एम्बुलेटरी पेशेंट। उसमें मेडिकेशन जो होती है उसमें मीडियम प्रायोरिटी की होती है, मतलब आपको उसको केयर मीडियम प्रायोरिटी में रखते हैं उसको। ज़्यादा इमीडिएट केयर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा आप मतलब आप उसमें ज़्यादा डिले भी नहीं और ज़्यादा इमीडिएट भी नहीं, आप उसको ईजी में केयर दे सकते हो और डिले केयर दे सकते हो। कोई बात नहीं है, आप इमीडिएट नहीं दे पा रहे हो, विद इन 24 आवर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप उसको बाद में तक भी केयर दे सकते हो, क्योंकि ऐसा पेशेंट है वो कि वो अपने काम कर सकता है, एम्बुलेटरी पेशेंट है। और जो अपना लास्ट जो आता है वो होता है ब्लैक। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक का मीन्स है डेड पेशेंट। डेड पेशेंट
जो होता है लिस्ट प्रायोरिटी में सबसे कम प्रायोरिटी इसको दी जाती है, क्योंकि इसको कोई केयर की आवश्यकता अभी नहीं है। जो भी पेशेंट डेड होता है उसके लिए हम ब्लैक कोड यूज़ लेते हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट बातें देखी टाइज की, उसके कलर कोडिंग, उसका प्रिंसिपल, जहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है, उसकी प्रायोरिटी, मतलब डिजास्टर में हमें किस प्रायोरिटी के आधार पर देते हैं हम प्रायोरिटी। तो जो ये क्वेश्चन था अपना, इसका आंसर क्या होने वाला आपके सामने? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइज। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ कुबलार-रोस ग्रिप प्रोसेस द इंडिविजुअल एक्ट्स एज थो नथिंग हैज हैपन एंड मे रिफ्यूज टू बिलीव ऑन अंडरस्टैंड द लॉस हैड अकर्ड। मतलब कुबलार-रोस जो ग्रिप प्रोसेस है उसके आधार पर वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन मना करता है कि किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? मतलब साफ साफ मना करता है कि मेरे कोई लॉस नहीं हुआ है। अगर उस किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, कोई लव्ड पर्सन का लॉस हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन बोले कि मुझे किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्ट ना करे, इसका कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है एंगर, ऑप्शन बी है बार्गेनिंग, ऑप्शन सी है डिनाइल, ऑप्शन डी है डिप्रेशन। तो बात करें जो पेशेंट मना करता है वो करता है डिनाइल की कंडीशन में। डिनाइल कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी वो लॉस किया है उसने, उस पर वो बिलीव नहीं करता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बात करें इसकी, हम कुबलार-रोस जो ग्रिप प्रोसेस है उसमें 4 कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी है, जिसको आप याद रख सकते हो डाबडा, DABDA, डाबडा, इससे आप याद रख सकते हो। फर्स्ट डी से है डेनाइल, जिसमें पेशेंट जो पर्सन है वो साफ मना करता है कि उसे किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकेंड है एंगर, मतलब वो उसको पता चलने के बाद वो मना करता है और उसके बाद उसमें गुस्सा होता है, जो भी उसने लॉस किया है उस मतलब उसमें गुस्से की भावना होती है, जो उसने लॉस किया है उसकी वजह से उसमें गुस्सा देखने को मिलता है। उसके बाद होता है बार्गेनिंग, और उसके बाद होता है डिप्रेशन, पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, और लास्ट आता है एक्सेप्टेंस, मतलब लास्ट में जाके वो जो भी लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये स्टेज होती है कुबलार-रोस प्रोसेस है, ग्रिप प्रोसेस, उसकी ये 5 स्टेजेस होती है। ग्रिप का मतलब होता है मतलब एक इमोशनल रेस्पॉन्स होना किसी भी रियल लॉस या फिर लॉस ऑफ लव्ड पर्सन के लिए इमोशनल रेस्पॉन्स को बोलते हैं ग्रिप। उसकी 4 प्रोसेस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A client with IV line in situation for the last 72 hours complaining of swelling and pallor at the site। कोई पेशेंट है IV लाइन पे, लास्ट के 72 आवर्स वो कंप्लेन कर रहा है स्वेलिंग की और पेलर की। जहाँ भी उसे कैमरा लगा हुआ है, IV लाइन है लगी हुई है, वहाँ वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्वेलिंग और पेलर की। दिस साइन इंडिकेट, जो ये साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ऑप्शन ए है पेलेबाइटिस, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी है डिसलॉजमेंट। तो बात करिए पेलर और इसकी कंडीशन किसको डिनोट कर रही है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं पेलेबाइटिस, इनफिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन, ये सारी कंडीशन आपको दी गई है। अब हम इसको एक एक को देखते हैं। जब भी IV लाइन लगाते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ये सारी कंडीशन हम देखते हैं एक एक करके। बात करें सबसे पहले इन्फेक्शन।
जब भी लंबे टाइम तक आईवी लाइन लगती है तो इन्फेक्शन का खतरा होता है उस पेशेंट में। इन्फेक्शन का मतलब है एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री कर जाना और मल्टीप्लिकेशन करना। आपको पता है आईवी लाइन लंबे टाइम तक लगी रहेगी तो एक रास्ता बन जाएगा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के लिए। तो अगर लंबे टाइम तक लगता है आईवी कैनुला तो वहाँ एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन्फेक्शन का। अब इन्फेक्शन दो टाइप का होता है, तो एक तो लोकल इन्फेक्शन जहाँ कैनुला लगा हुआ है, और एक सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। सबसे पहले बात करें लोकल की। अगर लोकल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ देखने को मिलता है रेडनेस, जो भी साइट है वहाँ रेडनेस देखने को मिलेगी, इसके साथ स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और आपको देखने को मिल सकता है किसी प्रकार का डिस्चार्ज। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है लोकल इन्फेक्शन में। बात करें नेक्स्ट सिस्टेमिक। अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपको चिल्स की कंडीशन हो सकती है, फीवर हो सकता है, मेलेज की कंडीशन हो सकती है, और हेडेक हो सकता है। ये सारी कंडीशन आपको सिस्टेमिक इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ इनमें हमने देखा लोकल इन्फेक्शन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के सिम्टम्स। अगर ये कंडीशन होती है तो आपको सीधा इंटरवेंशन के रूप में डिसकंटिन्यू कर देनी होती है आईवी लाइन को, और फिर बाद में आपको नोटिफाई कराना होता है एससीपी को, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट हमने देखा इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं टिश्यू डैमेज हो जाना। अगर कोई स्किन है, कोई सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जब भी आप आईवी कैनुला लगा रहे हो, लंबे टाइम तक आईवी कैनुला लगा हुआ है, तो टिश्यू का डैमेज हो जाना या स्किन का डैमेज हो जाना, उसकी वजह से लोकल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। मतलब लोकल जो साइट है जहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है वहाँ थोड़ा बहुत आपको डिस्कलरेशन दे हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना है। नेक्स्ट बात करें अपन फेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस की बात करें तो फेलेबाइटिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलता है रेड, जो भी आपका पार्ट है वो रेड हो जाएगा, गरम देखने को मिलेगा, हीट, टेंडर मतलब हार्ड देखने को मिलेगा। आपको जिस भी पार्ट में फेलेबाइटिस की कंडीशन होगी वहाँ टेंडर देखने को मिलेगा, और स्लगिस आईवी फ्लो, जो आईवी फ्लो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये आपको सारी कंडीशन देखने को मिलेगी फेलेबाइटिस की कंडीशन में। नेक्स्ट बात करें इसमें, आपको ये सिम्टम ध्यान रखने, इनके आधार पे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करें इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन की बात करें अपन तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी आप फ्लूइड दे रहे हो या मेडिकेशन दे रहे हो उसका वेन में नहीं जाकर इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, वेन के बाहर का जो स्पेस है वहाँ लीक हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन इनफिल्ट्रेशन। मतलब लीकेज ऑफ फ्लूइड या फिर आईवी फ्लूइड आउटसाइड ऑफ वेन ऑफ द वेन, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक होना फ्लूइड का इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इसके साइंस की बात करें, कौन कौन से साइन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आपको पेन देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है पेलनेस और कूलनेस।
ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में। और अदर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे सर्कुलेटरी ओवरलोड, मतलब आपने फ्लूइड ज़्यादा दे दिया तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, जिसमें वेन डिस्टेंट हो जाती है, हाइपरटेंशन कंडीशन, बाउंडिंग पल्स, क्रैकल साउंड, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। या फिर आपको देखने को मिल सकता है हेमेटोमा। नेक्स्ट है हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यू। जो भी आपका टिश्यू है उसमें ब्लड का कलेक्शन होना, मतलब आप जो भी वेन पंक्चर कर रहे हो वो अनसक्सेसफुल वेन पंक्चर हुई है, उसके कारण क्या है, ब्लड जो होता है वो टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेमेटोमा। तो इस कंडीशन में आपको इकाइमोसिस देखने को मिल सकता है, पेन और हार्ड लंप, मतलब हार्ड पार्ट हो सकता है, जो भी लोकल पार्ट है वहाँ हार्डनेस हो सकती है। तो हेमेटोमा की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हमने देखे। अब बात करते हैं जो अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आया था आपके, एक तो आया था स्वेलिंग, एक आया था पेलर। तो पेलनेस और स्वेलिंग हमने देखा तो उसमें एक ही कंडीशन में देखने को मिल सकती है, वो है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में देखने को मिलता है अपने को स्वेलिंग और पेलनेस, जबकि पेलेबाइटिस की कंडीशन में यहाँ रेडनेस, हीट देखने को मिल सकती है, और इनफिल्ट्रेशन में कूलनेस देखने को मिलती है। इन्फेक्शन की कंडीशन में रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, या फिर अगर सिस्टमेटिक है तो फीवर, मेलेस, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक नर्स है जो अपने पेशेंट के लिए इंसुलिन प्रिपेयर कर रही है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, नोटसेट के एग्जाम में बहुत बार आता है इंसुलिन से क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके। इसमें ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स्ड, 2 टाइप के इंसुलिन मिक्स नहीं किए जाते। ऑप्शन बी है ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच इंसुलिन, मतलब सबसे पहले आपको निकालना है रेगुलर इंसुलिन, फिर आपको एनपीएच इंसुलिन लेना है। ऑप्शन सी है ड्रॉ अप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, मतलब सबसे पहले आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना है, फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ऑप्शन डी है यूज टू सेपरेट सिरिंज टू एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, मतलब 2 अलग टाइप की सिरिंज आपको यूज लेनी है अलग अलग टाइप के इंसुलिन के लिए। तो बात करें इंसुलिन को जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइन है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है उसको किसी भी दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। क्या बात है आपको याद रखनी है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज नॉट मिक्स विथ एनी अदर इंसुलिन, मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को किसी भी अदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है उसको आप शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग दोनों के साथ मिक्स करते सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट इंसुलिन, इंटरमीडिएट इंसुलिन, intermediate insulin can be mixed with short acting and
रैपिड एक्टिंग, मतलब आप शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हो। कौन से इंसुलिन को? इंटरमीडिएट इंसुलिन को। और आपको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट इंसुलिन क्लाउडी कलर का होता है, जबकि रैपिड और शॉर्ट क्लियर होता है। अब यहाँ बात करें लोडिंग। जब भी आपको इंसुलिन लोड करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है? लोडिंग ऑफ इंसुलिन, या फिर आप जब भी मिक्स करो तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको, वो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। व्हेन लोडिंग टू डिफरेंट इंसुलिन, जब भी आप दो डिफरेंट इंसुलिन को मिक्स करो तो फर्स्ट आपको लोड करना है कौन से को? क्लियर इंसुलिन को, मतलब जो आपको साफ दिखाई दे रहा है, जिसका साफ अपीयरेंस है, क्लियर अपीयरेंस है, उसको आपको सबसे पहले लोड करना है। तो फर्स्ट लोड, मतलब सीरीज में सबसे पहले किसको लेना है? क्लियर इंसुलिन को। और क्लियर इंसुलिन कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग। जबकि जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है वो क्लाउडी कलर का होता है। देन लोड, मतलब इसको लोड करने के बाद आपको किसको लोड करना है? इंटरमीडिएट या फिर एनपीएच इंसुलिन को। इंटरमीडिएट, या फिर आप याद सकते हो एनपीएच। एनपीएच मतलब न्यूट्रल प्रोथामिन हेगाडोन, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एक एग्जांपल है एनपीएच। उसको आप बाद में मिक्स करोगे क्योंकि वो एक क्लाउडी कलर का होता है। आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले आर मतलब रेगुलर या फिर शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद में एन। तो ये आपको जब भी आप लोड करो तो आपको ये याद रखना है, मतलब सबसे पहले रेगुलर को मिक्स लेना है, उसके बाद में एनपीएच को लेना है, मतलब इंटरमीडिएट को लेना है। नेक्स्ट, अब आपको अगर आए कि सबसे पहले एयर पुश कौन से इंसुलिन में करोगे। जब भी आप एयर पुश की बात आए, क्योंकि लोड करने से पहले आपको एयर पुश करनी होती है, एयर पुशिंग। बिफोर लोडिंग, लोड करने से पहले जो आप एयर पुश करते हो वो किस में फर्स्ट करोगे, किस में बाद में? तो आपको सबसे पहले एनपीएच में पुश करना है फर्स्ट, और देन करना है आपको रैपिड या फिर शॉर्ट एक्टिंग में, इनको सेकंड में बात करना है। क्योंकि आपको लेना किसको बाद में है? एनपीएच को, मतलब उसमें पुश करके छोड़ देना है। बाकी जो एयर बची सीरीज में उसको पुश करते ही आपको रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग को ले लेना है, ड्रॉ आउट कर लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हमने देखी यहाँ पे इंसुलिन से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन आता है ड्रॉ करने से, और उसमें जो आपकी एयर पुश करने से क्वेश्चन आता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्स्ट जो ऑप्शन है, 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स, तो ये बिल्कुल गलत है। मिक्स करते हैं इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग और जो आपकी रैपिड एक्टिंग है उनको आपस में मिक्स करते हैं। ऑप्शन बी है ड्रॉ ऑफ रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच इंसुलिन, मतलब सबसे पहले आपको रेगुलर इंसुलिन लेना है, फिर आपको कौन सी लेना है? कौन सी लेना है? एनपीएच। बिल्कुल राइट आंसर ही आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आपको सबसे पहले रेगुलर लेना है फिर एनपीएच लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ड्रॉ अप लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग को आप बिल्कुल मिक्स ही नहीं करते हो, किसी भी इंसुलिन में आपको लॉन्ग एक्टिंग को मिक्स नहीं करना है। ऑप्शन डी भी गलत है, 2 सेपरेट इंसुलिन आपको यूज़ नहीं करनी है। आप मिक्स कर सकते हो इंटरमीडिएट को शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग के साथ। तो यहाँ बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट नर्स एंडोट्रेकियल सेक्शन प्रोसीजर
विच अमोंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेप ऑफ डूइंग ईटी सेक्शन। एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है, वो इवाल्युएट करता है स्टूडेंट नर्स को जो कर रही है ईटी सेक्शन का प्रोसीजर। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेप है ईटी सेक्शन का? आपको इनकरेक्ट स्टेप बतानी है किसकी? एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग की, ईटी सक्शनिंग की आपको इनकरेक्ट स्टेप निकालनी है। तो बात करें यहाँ इनकरेक्ट स्टेप की, पहले कुछ बात कर लेते हैं सक्शनिंग की। जब भी सक्शनिंग करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? सक्शनिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए, क्योंकि सक्शनिंग भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करें, आपको हमेशा स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है। यूज स्टेराइल टेक्निक मतलब आपको प्रत्येक जब भी आप सक्शनिंग करो तो आपको प्रेस स्टेराइल सक्शन कैथेटर लेना है। हर बार नया और स्टेराइल कैथेटर आपको लेना है। सेकंड, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को। हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट विथ 100% FiO2 या फिर O2 बाई एम्बूबैग। आपको 100% ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, मतलब हाइपर ऑक्सीजनेट करना है सक्शनिंग से पहले। क्यों करना है? हाइपोक्सिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। या फिर आप एम्बूबैग की जगह मैकेनिकल वेंटिलेटर भी यूज ले सकते हो। सक्शनिंग से 1 से 2 मिनट पहले आपको ये प्रोसीजर करना है हाइपर ऑक्सीजनेशन का। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है सक्शनिंग का टाइम। सक्शनिंग ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है। सक्शनिंग शुड नॉट बी कंटिन्यूड मोर देन 5 to 10 सेकेंड। मतलब आपको 5 से 10 सेकेंड ही सक्शनिंग करना है, इससे ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करना है। मैक्सिमम 15 सेकेंड मानते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन 5 से 10 सेकेंड ही आपको सक्शनिंग करनी होती है। इससे ज़्यादा आप करते हो तो हाइपोक्सिया कंडीशन या फिर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन आप कोज कर देते हो पेशेंट में। तो इम्पोर्टेंट है टाइमिंग से रिलेटेड। सक्शनिंग का टाइमिंग 5 to 10 सेकेंड ओनली। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कौन से टाइम को आपको प्रेशर सक्शनिंग प्रेशर लगाना है। तो सक्शनिंग प्रेशर आपको लगाने का टाइम है सक्शनिंग प्रेशर। अगर आपसे कोई बोले कि ड्यूरिंग इंसर्शन तो बिल्कुल गलत। जब आप विड्रॉ करोगे, बाहर निकालोगे कैथेटर को, उस टाइम आपको प्रेशर लगाना है और आपको रोटेटिंग मैनर में कैथेटर को बाहर निकालना है। कैथेटर विड्रॉल ड्यूरिंग कैथेटर विड्रॉल इन रोटेटिंग मैनर में आपको कैथेटर को रोटेटिंग मैनर में बाहर निकालते टाइम सक्शनिंग प्रेशर लगाना है। नेक्स्ट बात करें इसमें आपको सक्शनिंग प्रेशर के बारे में। तो सक्शनिंग प्रेशर के बारे में मैंने कई बार पहले भी बताया है। पेशेंट की अलग अलग कंडीशन पे होती है, जैसे एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। इन पे अलग अलग प्रेशर अपन लगाते हैं। एडल्ट की बात करें तो 100 से 120 हम प्रेशर लगाते हैं। चाइल्ड में 80 to 100 और इन्फेंट में लगाते हैं 60 to 80। ये हम प्रेशर लगाते हैं mmHg में। 100 to 120 mmHg एडल्ट में, 80 to 100 mmHg चाइल्ड में और 60 to 80 mmHg इन्फेंट में। ये हमने बात की वॉल माउंट सक्शन की। अगर पोर्टेबल सक्शन है
तो वहाँ एडल्ट में 10 to 15, चाइल्ड में 5 to 10 और इन्फेंट्स में 2 to 5 प्रेस लगाते हैं। और सक्शन कैथेटर की साइज आपसे अगर पूछे एग्जाम में तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइज ऑफ सक्शन कैथेटर, एडल्ट में आपको यूज लेना आता है 12 to 18 फ्रेंच, चाइल्ड में 8 to 10 फ्रेंच और इन्फेंट में आपको यूज लेना है 5 to 8 फ्रेंच। ये सक्शन कैथेटर की साइज, ये इंपॉर्टेंट बातें थी सारी जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अब जो क्वेश्चन की बात करें, अपना जो क्वेश्चन था ऑप्शन ए था प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट विथ 100% ऑक्सीजन, बिल्कुल राइट है ये। ऑप्शन बी है अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शनिंग वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको इंसर्टिंग के टाइम प्रेशर नहीं लगाना है, सक्शन नहीं करना है। ड्यूरिंग विड्रॉ के टाइम आपको सक्शन करना है। ऑप्शन सी विड्रॉ सक्शन कैथेटर इन रोटेटिंग मैनर, बिल्कुल राइट। रोटेटिंग मैनर में आपको कैथेटर को बाहर निकालना है। वियर ग्लोव्स एंड मास्क वाइल परफॉर्मिंग सक्शन, बिल्कुल राइट है ये भी। तो इसका आंसर आपके होगा ऑप्शन बी इंटरमीडिएट सेक्शन इंसर्टिंग कैथेटर। इंसर्टिंग के टाइम नहीं, विड्रॉ के टाइम आपको प्रेशर लगाना होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा स्केल चिल्ड्रन में यूज लिया जाता है पेन को असेस करने के लिए। ऑप्शन ए है वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल, ऑप्शन बी है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी है विजुअल एनालॉग स्केल, ऑप्शन डी है वोंग बेकर पैसेज पेन रेटिंग। तो इनमें से कौन सा स्केल हम यूज लेते हैं चिल्ड्रंस में फॉर पेन असेसिंग, पेन को असेस करने के लिए। तो ये हम कुछ स्केल्स की बात करें तो ये आपके सामने है वोंग बेकर पैसेज पेन स्केल। हम यहाँ पे पेज को देखकर अलग अलग रेटिंग के अनुसार उनको नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले 0, फिर अगर ये कंडीशन आपको देखने मिल रही है हर्ट लिटिल बिट तो 2 नंबर, हर्ट लिटिल मोर 4 नंबर, हर्ट इवन ज़्यादा कंडीशन सीवियर दिख रही है तो आपको 6 नंबर, और ज़्यादा सीवियर है तो 8 नंबर, और ज़्यादा ही सीवियर है तो फिर 10 नंबर। तो इस कंडीशन में पेस्ट को देखते हुए उनमें बच्चों में ये यूज लेते हैं वोंग बेकर। तो एडल्ट पेन की कुछ बात करें, एडल्ट पेन रेटिंग स्केल, एडल्ट में कौन कौन से पेन रेटिंग स्केल यूज लेते हैं। सबसे पहले बात करें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें अपन नंबर देते हैं और इसके नंबरिंग होते हैं लगभग 11 नंबर होते हैं। दूसरा होता है विजुअल एनालॉग स्केल, दूसरा कौन सा होता है विजुअल एनालॉग स्केल। तीसरा होता है वर्बल, जिसमें बोल के बताते हैं, अपने पेन को डिस्क्राइब करते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्टर। तो बच्चा तो कहाँ से बोल के बताएगा, एडल्ट ही बोल के बता सकता है, अपने पेन को डिस्क्राइब कर सकता है। और एक होता है ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, तो ये काम लेते हैं अपन एडल्ट्स में। अब बात करें चाइल्ड्स की, चाइल्ड्स में कौन कौन से लेते हैं। चाइल्ड पेन रेटिंग स्केल, तो चाइल्ड्स की बात करें तो चाइल्ड्स में यू लेते हैं, एक तो नियोनेटल इन्फेंट पेन स्केल, एक आता है फ्लैक पैसेज लेग एक्टिविटी क्राई कंसोलिडेशन,
और एक होता है वोंग बेकर, जो हमने ऊपर इमेज देखी, वोंग बेकर पे स्केल। तो ये सारे हमने यहाँ स्केल्स की बात की। अब जो क्वेश्चन था उसकी बात करें तो क्वेश्चन में दिया है कौन सा स्केल बच्चों में यूज देते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। वोंग बेकर हम बच्चों में काम लेते हैं, बाकी तीनों ही हम एडल्ट्स में काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वोंग बेकर पैसेज पेन स्केल। अगर आपको इमेज बेस में आए तो ये इमेज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। जब भी आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हो तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए। ऑप्शन ए है आस्क द पेशेंट नेम, उसके बाद वेरीफाई फ्रॉम फाइल, और उसके बाद कलेक्ट ब्लड लेबल, ब्लड को कलेक्ट करना है, उसके बाद में लेबल करना है ब्लड को बेड साइड पे। ऑप्शन बी है लुक एट द फाइल, फाइल को देखना है, उसके बाद में कलेक्ट सैंपल, उसके बाद में लेबल करना है बेड साइड पे। सी ऑप्शन है प्री लोड द सैंपल वाइल, आपको पहले से प्री लोड कर रखना है सैंपल वाइल को, उसके बाद पेशेंट की फाइल को चेक करना है उसके डिटेल के लिए, और फिर बाद में सैंपल को कलेक्ट करना है। ऑप्शन डी है कलेक्ट सैंपल, सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बाद में कंफर्म करना है नेम का, तो बाद में कंफर्म करके अभी क्या मतलब, अगर आपने गलत का ले लिया है तो गलत का रहेगा वो। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ही गलत है ये तो। ऑप्शन सी भी गलत है, प्री लोड पहले से कहाँ करोगे आप। ऑप्शन बी लुक एट द फाइल, फाइल की तरफ देखना है, उसके बाद में कलेक्ट सैंपल, जाते ही फाइल की तरफ पहले आपको पेशेंट को पूछना है, उसको एक्सप्लेन करना है आपका जो भी प्रोसीजर है वो। सबसे पहले आपको जाते ही, अगर यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को, एक्सप्लेन करने के बाद जाते ही आपको पेशेंट से उसका नाम पता पूछना है, फिर आपकी फाइल में मैच करना है लुक फाइल। अगर आपकी फाइल और उसकी डिटेल सेम मिलती है तो उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद में आपको ब्लड कलेक्ट करना है, ब्लड कलेक्ट करने के बाद में आपको उसको वहीं लेबल करना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होने वाला है, आस्क द पेशेंट नेम, वेरीफाई फ्रॉम फाइल, कलेक्ट ब्लड, और फिर हॉस्पिटल में वहीं बेड साइड पे आपको उसको लेबल करना होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। इनमें से कौन सा मोमेंट, जो 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग के, जब वो 5 कंडीशन जिसमें आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है, उनमें से एक कंडीशन कौन सी इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है बिफोर टचिंग पेशेंट्स सराउंडिंग, पेशेंट का सराउंडिंग को टच करने से पहले। दूसरा है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले। ऑप्शन सी है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने के बाद में। ऑप्शन डी है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो हम देखते हैं WHO के 5 मोमेंट्स कौन कौन से हैं। WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। WHO द्वारा 5 मोमेंट कौन कौन से बताए गए हैं। सबसे पहले बिफोर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले। दूसरा बिफोर एनी क्लीन एंड एसेप्टिक टेक्निक, मतलब आप भी कोई भी प्रोसीजर करने वाले हो उससे पहले। बिफोर एनी क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर। तीसरा है आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद में। चौथी कंडीशन आपके सामने है, वो है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने के बाद में। आफ्टर टचिंग पेशेंट्स
सराउंडिंग। और पांचवी कंडीशन आपके हैं वो है आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स। पेशेंट की बॉडी फ्लूइड से एक्सपोजर होने के बाद में। तो ये पांचों कंडीशन WHO द्वारा बताई गई है, जिसके बाद में आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। इसके अलावा हम देखें, कई बार इसके टेक्निक से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टेप से भी, कि हैंड वॉशिंग की स्टेप्स कौन कौन सी होती है। तो हैंड वॉशिंग के स्टेप से आपको याद रखना है, सबसे पहले पाम टू पाम, उसके बाद में आपको याद रखना है बैक ऑफ हैंड, हाथ के पीछे। उसके बाद में आपको याद रखना है इन बिटवीन फिंगर्स। ये हैंड वॉशिंग की स्टेप्स है। बाद में आपको करना है बैक ऑफ फिंगर्स, अंगुलियों के पीछे, बैक ऑफ फिंगर्स। नेक्स्ट है थंब, नेक्स्ट है टिप्स ऑफ फिंगर्स, टिप्स ऑफ फिंगर। उसके बाद में नेक्स्ट है रिस्ट, क्लाई पे। और लास्ट है यूज सिंगल यूज टॉवल, सिंगल यूज टॉवल आपको यूज लेना है। तो ये सारी स्टेप इसकी हैंड वॉशिंग की हो गई, और ये आपके 5 मोमेंट WHO द्वारा बताए गए। अब जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा एक मोमेंट नहीं। बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने से पहले तो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट। बाकी बिफोर टचिंग पेशेंट बिल्कुल सही है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग बिल्कुल सही है, और आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क ये भी सही है। तो ये 5 मोमेंट हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।